नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं कवियत्री ज्योत्सना मिश्रा जी के साथ हूँ। विद्यार्थियों, शोधार्थियों, आप समकालीन कविता पढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों को पढ़ते हुए, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए, इन कवियों को भी अगर तुलनात्मक रूप से देखें, इनके भाव को, मिजाज को, तेवर को, तो ये आपके अध्ययन के लिए, शोध के लिए बेहद ज़रूरी है। कवियत्री ज्योत्सना मिश्रा पेशे से MBBS डॉक्टर हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ। बकौल कवियत्री, कविता से वही संबंध है उनका जो सांसों से। मेरे मरीज मेरे गुरु हैं और मेरे द्वारा इस दुनिया में आने वाले जीवन मेरे प्रेरणा स्रोत। इनका एक कविता संकलन औरतें अजीब होती हैं और इसी नाम से एक कविता, इसी शीर्षक से कविता मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी और उसके बाद मैं बेचैन हो गई ज्योत्सना मिश्रा जी को मिलने के लिए, उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए। और वो एक कविता जब मैं उसका पाठ कर रही थी तो मैंने संकल्प लिया कि मैं ढूंढ कर ही सही पर इनकी कुछ कविताओं का वाचन, विवेचन, विश्लेषण आपके साथ करूंगी। शोधार्थियों, ये शीर्षक ही मुझे बहुत लुभाता है, औरतें अजीब होती हैं। इनकी बहुत सी कविताएं कई समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। ये अपने आप को, चूंकि ये सतत, इनकी सक्रियता और सततता लुभाती है। ये पेशे से डॉक्टर ज़रूर हैं, पर मुझे लगता है मन को पढ़ना एक मनोविश्लेषक की तरह, एक मनोवैज्ञानिक की तरह इन्हें आता है। और जब बात स्त्रियों की हो रही हो तो एक स्त्री जब किसी स्त्री पर बात करती है तो उन कविताओं का मिजाज और तेवर और उनकी जो परत दर परत तहें खोलने का अपना ही आनंद होता है। आज मैं उसी आनंद से आपको लबरेज करूंगी। शोधार्थियों, मेरा मानना है कि आलोचक के पास वो एक और नजर भी होनी चाहिए जो केवल आमने सामने का न देखे, बल्कि चीजों के आर पार देखने की उसकी बड़ी शिद्दत से कह सकते हैं कि ये जोखिम उठाना ही चाहिए उसे, कि केवल चीजों की भीतर नहीं, उसके आर पार देखने की कोशिश करे। दुनिया भर की स्त्रियों का दैहिक और मानसिक बनावट जब एक सा है तो उनके ऊपर की साजधाज जैसी भी हो, साजधाज मतलब रहन सहन, परिवेश, खान पान, पर उनकी विसंगतियों, उनकी विडंबनाओं का, उनके आसपास परिवेश का और ये पुरुष सत्तात्मक वर्चस्व से भरी हुई दुनिया का, जिसे हम कहते हैं ना कि पौरुष के दबदबे का, उसकी तमाम साक्ष्यों को, बुनावट को और उसकी चोट को, उसके दंश को चीनना होगा और सबके सामने लाना होगा। और मैं कमिटेड हूँ। आपको लगता होगा कि मैं ढूंढकर स्त्रियों को ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर उस रचनाकार को पढ़ती हूँ जिसकी रचनाएं कद्दावर हैं। तो जो हमारे युग और साथ समाज की अलग अलग जटिलताएं हैं, और मुझे लगता है हर युग, हर समाज की जटिलताएं अलग बढ़ जाती हैं, अलग ही तरीके से समाज की चुनौतियां जो हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, वो अलग ही तरीके से परिभाषित होते हैं। अगर हम उन साक्ष्यों को छीन रहे हों तो एक बात हमारे सबके सामने नजर आती है, वो ये कि अभिव्यक्ति के जितने खतरे और जोखिम स्त्रियां उठाती हैं, या मैं ऐसे कहूं कि जितने एक्सपेरिमेंट स्त्रियां करती हैं, पुरुषों ने अपने पौरुष कवच के नाते, अपने भाषाई गुण के कारण और उसको सीखने, सिखाने, या कह सकते हैं भाव संवेदन को बटोरने और संप्रेषित करने में थोड़ा संकोच बरता है। उतने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और एक आवरण, एक पर्देदारी रखी है पौरुष की। चलिए, अभी आधी बात कविताओं के दौरान भी होगी, तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं कुछ उनकी 5 कविताएं आपके सामने वाचन करूंगी और उन कविताओं के बहाने हम ज्योत्सना मिश्रा जी की रचनात्मक संसार की सहयात्री बनेंगे। पहली कविता ही है वो चिड़िया। जब उस चिरपरिचित आंगन से उड़ी होगी आखिरी बार, पलट कर देखती कुछ सोचती तो होगी। सोचती होगी उसारे पर रूठी सी पड़ी सांझ की सुरमुरी चुनरी को, या सुबह की मुस्कुराहटों पर दोपहरिया के उलाहने को,
नदी की संवलाई उदासियों का खट लिए वो किस दिशा में गई। ये तो समुंदर को भी भान नहीं। चिड़ियाएं रास्ता नहीं भूलती, पर रास्ते अक्सर भुला देते हैं उन्हें। जैसे भूल जाती है दूब अक्सर ओस को, जैसे भूल जाती है माँ अपने मायके की इमली, या भूलते हैं बाबा बार बार चश्मा और यादें। चिड़िया रास्ता नहीं भूलती, यही उसका सबसे बड़ा दुख है। उड़ती ही चली जाती है वो इस दुख में, न जाने कहाँ कहाँ, बीहड़ों कांटों भरी झरबेरियों में। और फिर वो रास्ते भी हमेशा याद रखती है उनके बदल जाने तक। वो रास्ते भी वो हमेशा याद रखती है उनके बदल जाने तक। तो मुझे लगता है स्मृतियां ही स्त्रियों को समृद्ध बनाती हैं। सुधियां वो तह लगा कर, संभाल कर, सहेज कर रखती हैं। और सहेज कर रखना, चाहे वो यादें हों, सुधियां हों, स्मृतियां हों, व्यक्तित्व हों, जीवन में आने वाले अंतरंग संबंध हों, सहेजना स्त्रियां जानती हैं। और ज्योत्सना मिश्रा जी को सहेजना आता है, संबंधों को, रिश्तों की गर्माहट को, और उनसे जुड़ी हुई प्याज की परतों सी अनबुझे सैलाब सी यादों को। शोधार्थियों, अच्छी कविताएं पाठकों से अपना संबंध जोड़ ही लेती हैं। कहीं दूर दराज हो, कहीं हो, कद्दावर रचनाएं हमेशा प्रकाश में आ ही जाती हैं। कविताओं में जो कुछ कहा गया है उससे अधिक जो अनकहा रह गया उसके मायने होते हैं। और ज्योत्सना मिश्रा जी की इन 5 कविताओं में बहुत कुछ अनकहे को मैंने पकड़ने की कोशिश की है, अपने हिसाब से बात करती हूँ। दरअसल जो पाठ के बाद, पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में ठहर जाए, उतर जाए, वो अनकहा है। तो अपने हिस्से का प्यार मांगती हुई, अधिकार मांगती हुई, अधिकार दरअसल मांगने की चीज नहीं है, और हम केवल अपने मनुष्य होने का हक जतलाती हैं कि इस मनुष्यता पर हमारा भी पूरा, केवल आधी आबादी होने के नाते नहीं, पूरा हक है। तो 21वीं सदी की स्त्री जो है वो अपनी अधिकार सीमा का अतिक्रमण नहीं करती, बल्कि वो संबंधों की प्रगाढ़ता को सहेजना, संभालना जानती है। उनमें कालांतर से आए जो बिखराव है, जो विशृंखलता है, जो मोहभंग है, टूटन है, संत्रास है, पीड़ा है, या लगातार जो उपेक्षा उसकी होती रही है, जो अवहेलना से क्या कह सकते हैं, धुआं जाती है उसकी ओज आँच, उसकी रोशनी, उस सब को एक विस्फोटक आक्रोश में वो कविता में निकालती है। उस आक्रोश को रूप देना ही कविता है। तो कभी वो ठोकर खाती है, निषेध, अस्वीकार, अतृप्ति को सहती है, लेकिन इन सबको तोड़कर, भभक कर निकलना जानती है। सहारों की शिनाख्त नहीं करती, वो जूझ रही है अपने मानुषी कहलाने के लिए, है ना, अपनी मनुष्यता के हक को जतलाने के लिए, क्योंकि जीना उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। खुद की शिनाख्त करती है, खुद की पहचान को वो दरअसल दस्तावेजीकरण कराना चाहती है, उसको चिन्हित कराना चाहती है, रेखांकित करती है। तो जीना उसके लिए भी जरूरी है। रचनाओं में जो उसका विस्तार दिखता है या जो उसकी आंतरिक जटिलता है, इसकी गहराई को ज्योत्सना मिश्रा अपनी कविताओं में बड़ी खूबी से, बहुत सुंदर ढंग से उभारती हैं। तो जो व्यक्तियों का संवेदनात्मक संसार है, या जो जिन धारणाओं से हम बनती हैं स्त्रियां, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा समाज हमें गढ़ रहा होता है, हम पैदा नहीं होती, हमें बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। तो दरअसल वो चाहे आंतरिक जटिलताएं हों या जो बाहरी विस्तार है, जो हमारे आसपास का संवेदनात्मक संसार है, और जो धारणाएं हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो हमारे आसपास पसरे हुए अंतर विरोध हैं, उनको परखती हैं ज्योत्सना मिश्रा की कविताएं। और बड़े सफलतापूर्वक वो इनकी व्यंजना को, जो कहना चाहती हैं, उस अर्थों के अनुगूंज को खोलती जाती हैं। अभी और कुछ कविताओं के वाचन से ये सिद्ध होगा। और इनके पास एक स्त्री की भाषा है। स्त्री की भाषा पर मैं थोड़ा सा और बात करूंगी। दूसरी कविता है होली मुबारक। फागुन इस बार कुछ झिझका हुआ है, पलाश की मुट्ठियां खाली हैं, मौसम दहलीज पर ठहरा हुआ है, स्लेटी स्मृतियां बहती हैं, गालों पर बन मटमैली लकीरें, आंखों में लिख जाती हैं उदास नज़में, तल्ख कहानियां, बादल दोहराते हैं बातें आकाश के खुशशक्ल माजी की।
लिए बैठी हूँ एक अधूरा खत, लिए बैठी हूँ एक अधूरा खत किसी टूटे हुए ख्वाब का। हवा छिटकी खड़ी है, बिखर गया शीराजा मोहब्बतों का, मिट्टी मिट्टी हो गया समंदर जज्बात का। सिर्फ यादों के सहारे। आपने देखा पहली कविता में भी स्मृतियां हैं, सुधियां हैं, यादें हैं, और इस कविता में भी मुझे ज्योत्सना मिश्रा जी की, मुझे लगता है यादों को सहेजना, यादों को संभालना, ये इनकी कविताओं की खूबी है। सिर्फ यादों के सहारे रंग नहीं होता मेरे दोस्त, होली मुबारक, होली मुबारक। आप देख रहे हैं कि केवल अतीत हमेशा लुभावना होता है, पर अतीत के सहारे जीवन काटा तो नहीं जा सकता। जीवन तो बेशकीमती है, विस्तार है, बहुत बड़ा जीवन है। होली के रंग, राग, फाग, अनुराग भी जैसे लगता है इनके भी क्या कह सकते हैं, इनके भी रंग फैब्रिकेटेड होते जा रहे हैं, मध्यम पड़ते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं, फीके पड़ते जा रहे हैं। हमें और शिद्दत से पूरी सत्ता, पूरी इस वर्चस्वादी पुरुष सत्ता से, व्यवस्था से बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी ताकत से जूझना होगा, लड़ना होगा। और अब हम स्त्रियां क्रिएशन नहीं चाहती, कोई रिनोवेशन नहीं चाहती, अब हम रिकंस्ट्रक्शन चाहती हैं। तीसरी कविता, तुम्हारा खत। तुम्हारा खत मिल गया है, पढ़ लिया है, संभाल कर रख दिया है। हाँ दूंगी उत्तर भी, जरा हाथ में काम है कुछ संगवा लो। बड़े दिनों में धूप चढ़ी है, सूखने को डाल दूं गीले कपड़े, सीली किताबें, असुआई आंखें, उतरते भादों को छू कर तसल्ली कर लूं। अचार की बरनियां उसारे में रख दूं, बिटिया के बाल गूंथ दूं, पछार लूं उमग आया जो धान, बारिश के उतरते ही निकली है बीर बहूटी इच्छाओं की, उनको कार्तिक की आस बंधा दूं। ओस लगे पड़ने उससे पहले दरवाजे पर अल्पना बना लूं, ऐपन से चौकपुर दोहरा लूं प्रार्थनाएं, सबकी खैरियत की। स्त्रियां ही कर सकती हैं ये, सबका क्षेम कुशल, सबकी खैर खैरियत, सबके लिए दुआएं, शुभकामनाएं देती हुई स्त्रियां, सबके लिए प्रार्थना करती हुई स्त्रियां। दोहरा लूं प्रार्थनाएं सबकी खैरियत की, एक एक कर फेंकूं सांझा के पोखर में, सारी स्मृतियां सावन किया, दिवा बारूं मन की देहरी, आंचल की ओट करूं, असमंजस के कांटे चुन लूं, फिर उत्तर भेजूंगी सारे चंदन भावों के, एक शरत की सिरहन भी, दो आंसू ठिठरे हुए माघ के, मुट्ठी भर बासंती रंग और चुटकी भर फागुन, फिर खत का जवाब दूंगी। आप देख रहे हैं इतने सारे कामों से लबरेज, इतनी सारी जिम्मेदारियों से लबरेज, इतना सब कुछ है उसे निभाने को, कहने को, सहने को, सहेजने को, संभालने को, बटोरने को। तो जो कुछ बिखरा हुआ है आसपास, पहले उसे सहेज लूं। जो मन में बिखर रहा है, टूट रहा है, दरक रहा है, उसे बांध लूं, जोड़ लूं, और फिर बैठूंगी खत का जवाब देने। और फिर गुलजार याद आ गए कि ये थोड़ा सा, ये जो आखिरी पंक्तियां हैं कि क्या भेजूंगी प्रत्युत्तर में, तो प्रत्युत्तर में भेजूंगी सारे चंदन भावों के, एक शरत की सिहरन भी, दो आंसू ठिठुरे पूस माघ के, मुट्ठी भर बासंती रंग और एक चुटकी फागुन भेज दूंगी प्रत्युत्तर में। बेहतरीन कविता। शुद्धार्थियों, आप देखें कि कविताएं जो हैं, ऐसी कविताएं खासतौर पर जो केवल भावुक कविताएं नहीं हैं, मैं इन्हें संवेदनशील कविताएं कहती हूँ। सुधियों के सैलाब को उसका एक प्रवाह होता है, एक गति होती है, वो थम कर नहीं चलता, वो बड़ी त्वरा से आता है, और फिर से हम जीने लगते हैं उस अतीत को, फिर से हम उसी सुधियों में, उसी फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो उस फ्लैशबैक में जब ज्योत्सना मिश्रा जी जा रही हैं, तो फिर से उस पीड़ा को, वो जो बार बार एक रचनात्मक पीड़ा होती है जो आपको सर्जक बनाती है, सृजनात्मक करती है, तो उस रचनात्मकता को फिर से जी लेती हैं उस अतीत के साथ। तो ये कविताएं एक से अधिक बार पाठ करने का मांग करती हैं, और मन के किसी कोने में जाकर केवल उतरती नहीं है, बैठ जाती हैं। और ये स्त्री मन की पीड़ाएं केवल एक स्त्री के मन की पीड़ा नहीं है, ये हम जैसियों की जो खत लिखती हैं, खत
के जवाब का इंतजार करती हैं और फिर खत के जवाब को देने के लिए न जाने क्या क्या कहाँ कहाँ से कोने अतरों से संभाल कर सहेज कर उन सुधियों को फिर से पाती में भेज देना चाहती हैं। तो ये पीड़ाएं, ये कविताएं दरअसल एक स्त्री के मन का एक छोर है, और उस छोर से इस छोर तक यानी तन से मन को जोड़ना और उस दुनिया को, उसके ताने बाने को एक क्या कह सकते हैं, बुनकर की तरह जब समाज बुन रही होती हैं, संबंधों को बुन रही होती हैं, रिश्तों को बुन रही होती हैं, तो उसे रचने बसाने के लिए वो उसे केवल लेना नहीं, चौगुना कर लौटाना जानती हैं। तो उस दूसरे छोर तक उस संवेदना को पहुंचाने के लिए भी उतनी ही लालायित हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। तो एक संवेदनाओं का ये क्योंकि किसी दायरे में स्त्रियों की संवेदना नहीं सिमटती है शोधार्थियों, तो ये किसी दायरे में आने वाली चीजें नहीं हैं। ये केवल भावुक नहीं करती, ये आपके संवेदनशील संसार को विस्तार देती हैं। एक अगली कविता, पूरे चांद की बातें। उस पूरे चांद की बातें अगर आज अमावस में करूं भी तुमसे तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए जाने दो। बस आंख बंद करो और महसूस करो सख्त गर्मियों की शाम, उतरते दिन में उतरती रात रानी की खुशबू, आषाढ़ के हरे रंग में डूबी हुई एक नदी की मुस्कुराहट, सर्दियों का कोई नर्म फिसलता सा लम्हा जो अभी हाथ में था अभी छूट गया। मैंने जो गीत लिखा था सिर्फ तुम्हारे लिए, ओस के आखरों में धूप निकली तो धुंधला हो गया। अब अगर पढ़ना भी चाहूं तो शायद न पढ़ सकूं, इसलिए जाने दो। ऐसा करो, सांसों को जरा रोक कर सुनो, सुदूर बांसवनों से आते हवाओं की सोनेट, माजी की किसी ताल में कंकड़ फेंको और देखो वृतों आवृतों में गुनगुनाती यादें, और कभी दिल करे तो हौले से फुसफुसा कर लेना मेरा नाम। देखना कविता मिलेगी, मैं ना भी मिलूं तो क्या, कविता मिलेगी, कविता मिलेगी। कविताओं का स्वर यूं ही होता है, ये भावपूर्ण भी है, ये कोमल भी है, तरल भी है, और तरल इतना कि सबको अपने में समो ले, सबको सराबोर कर दे, तरल इतना कि सबूर फैल जाए और सबको अपना बना ले। तो इसकी तरलता, इसकी कोमलता की थाह नहीं मिलती, परंतु उनकी कविताओं में जो स्त्रियां तप कर कुंदन बन गई हैं, तपी तपाई स्त्रियां हैं, कर्मठ स्त्रियां हैं, प्रतिबद्ध स्त्रियां हैं, इनके भाव कोमल हैं, इनकी संवेदना तरल है, लेकिन ये खुद तप कर, संघर्ष में जूझ कर, अपने आसपास परिवेश से इतनी बार पछटी गई हैं, इतनी बार इनको तपाया गया है, जुझाया गया है कि ये कर्मठ स्त्रियां मजबूत हो गई हैं। तो इनकी आंखों से दुनिया को देखिए, क्योंकि इनकी आंखों से अगर आप इस दुनिया को देखते हैं तो बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि सपने में पगी हुई हैं, प्रेम में पगी हुई, सपनों में पगी हुई स्त्रियां हैं। वे सब कुछ बर्दाश्त करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, वे शोषण के बहुविध हथकंडों को पहचानती हैं, उनसे परिचित हैं। इसलिए पुरुष सत्ता की तमाम चुनौतियों को क्रमबद्ध करना, उनको सिलसिलेवार करना जानती हैं, और फिर उससे जो हमारी छवि विकृत हो रही है उससे हम केवल परेशान नहीं होती, डटकर मुकाबला कर रही हैं क्रम से, कि ये छोटी परेशानी, ये बड़ी परेशानी, पर हम उसे अब क्रम में करना जान गई हैं, और उन परेशानियों से जूझना, दो चार करना, लड़ना और उस पर जीत हासिल करना जान गई हैं। अंतिम कविता, सुनो अगर आज मैं घर ना लौटूं। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आज समय पर घर न लौटूं, बिना मेकअप के निकल जाऊं किसी बाजार में, खिड़कियों से झांकते ख्वाब देखती रहूं घंटों, किसी अनजाने मोड़ से अचानक घूम आऊं और जानते बूझते राह भूल जाऊं, पीछे से आती आवाजें कर दूं अनसुनी, किसी परिचित चेहरे को देख न ठिठकूं न मुस्कुराऊं, बंजारों के किसी टोले के निशान टटोलती निकल जाऊं किसी सूनी रेगिस्तान में, बिना पानी बस अपनी प्यास साथ लिए, अपनी अधूरी संवेदनाओं को मरी हुई गौरैया की तरह हथेलियों में सहेजे, भटक जाऊं किसी बीहड़ में या किसी राजपथ की तेज भागती गाड़ियों के शोर के बीच, चीख कर पढ़ूं युद्ध का आवाहन करती हुई कविता, रवायती आंसुओं की बाढ़ में डुबो दूं सारी मृत भावनाएं, या सियाचिन मौत जितने ऊंचे और ठंडे हिमशिखरों तक जाकर अपना नाम लिखा कॉफिन लेकर आऊं।
ऊंचे स्वरों में रोते हुए देवदार, रेत की दूह, गेहूं और तेंदुपत्ते की खेत, सदियों की स्थापित सभ्यताओं की ऊंची अट्टालिकाओं से लटकती है फांसी की रस्सियां। क्या झूल जाऊं? लानत है। मगर क्यों ना, हाँ क्यों ना, मरने की जगह मारूं। मुझे ये ज्योत्सना मिश्रा जी की कविताओं का जो अंतिम छोर होता है बहुत पसंद है। हाँ क्यों ना, मरने की जगह मारूं, सारी झूठी कविताएं फाड़कर फेंक दूं, सारी बोगस मक्कार मान्यताओं की बत्तियां बनाकर खोज दूं उनके आकाओं के पिछवाड़े, क्षितिज को नोच कर बिछा दूं जमीन पर और फूंक दूं हवाओं की फूंकनियों से सारी बुझी हुई ज्वाला शिखर। हाँ क्यों नहीं, मरने से पहले आज फिर जीने की तमन्ना है। बेहतरीन कविता, आक्रोश से तिलमिलाती हुई, आक्रोश को मन्यु का रूप बनाती हुई, सकारात्मक क्रोध को जीती हुई और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये सदियों की जो यंत्रणा में स्थितियां रही हैं, जो अब गिड़गिड़ाने और याचना करने, प्रार्थना करने, मैंने कहा ना अधिकार मांगने की चीज नहीं है कि अब जरूरत नहीं है। इन कविताओं में, ज्योत्सना मिश्रा जी की इन कविताओं में, और खासतौर पर आखिरी कविता की आखिरी पदबंध में तो जो संघर्ष है, जो टूट कर छूट कर एक दूसरी जगह जुड़ जाने का संकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध की तमाम जो भीतर युद्ध चल रहे हैं, मनोविज्ञान है ये, मन की तहों में जो असमंजस है, दुविधा है, सत्ता एक तरफ, पूंजी एक तरफ, तमाम तरह की त्रासदियां एक तरफ, और इन सब से गठजोड़ बिठाती हुई स्त्री का संघर्ष, उसकी वैचार की और उसका संश्लिष्ट होते जाना, संबंधों भावबोध का संश्लिष्ट होते जाना, ये सब कुछ इस कविता में विद्यमान है, मौजूद है। तो यह आस्वाद के स्तर पर जीवन की अनुभवों को पकती सीझती हुई, है ना, कुंदन होती हुई स्त्रियां हैं जो 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 इनसे जुड़ाव महसूस करेंगे, वो उनकी मनों में ये गहरे उतर जाने वाली कविताएं हैं। बहुत शुक्रिया।